हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं केवीएस की टीसीटी सोशल साइंस के लिए हम तैयारी कर रहे थे। तो उसमें आज हम फिर से एमसीक्यूज़ लेकर आए और आपको पता होगा कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके सेकंड टाइम है, यानी कि एमसीक्यू की ये सेकंड वीडियो है आप सभी के लिए। आपको इस बात का पता होगा, नहीं पता है तो पता चल गया अभी आप सभी को। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एमसीक्यू का जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा है एमसीक्यू सीरीज़ का, तो आप देख सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जिससे हम क्या करेंगे, टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है नॉर्मली मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, तो इससे काम थोड़ी ना चलेगा। ऐसा तो आपके पास बहुत सैकड़ों बुक होंगी, पीडीएफ पड़ी होंगी, पर यहाँ पर आपका टॉपिक जो है क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर यूनिक क्लासेस पर आप सभी के लिए जो है टीजीटी सोशल साइंस की जो क्लासेस हैं वो आती हैं, डेली आ रही हैं। ठीक है, पूरी कोशिश की जा रही है आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो उसमें जो है आपकी जो क्लासेस हैं जिसमें आपके हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर आज हम जो एमसीक्यू करने वाले हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आप सभी क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर अटैम्प्ट करके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। देखिए, तो और इसी साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि भक्ति जो है, हमारी भक्ति संगीत ईश्वर तक पहुँचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, किसका जो है शिक्षण है, यानी कि किसका शिक्षण है। ऐसा कौन कहता है कि जो भक्ति जो है महत्वपूर्ण माध्यम है किस तक पहुँचने का, ईश्वर तक पहुँचने का एक इंपॉर्टेंट माध्यम है। ठीक है, ये कौन कहता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है जैन धर्म, दूसरा यहाँ पर सूफीवाद, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हमें बौद्ध धर्म, और चौथा यहाँ पर हिंदू धर्म। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भक्ति जो है, भक्ति में भक्ति जो संगीत है उसके द्वारा, संगीत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कहते हैं सूफीवाद। ठीक है, सूफी जो कवि हैं वो कहते हैं, सूफी जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, जो सूफीवाद को मानते हैं वो ऐसा कहते हैं और इनकी विचारधारा रही है। और सूफीवाद की जो विचारधारा और जो है हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसकी शिक्षाएं भी कही जा सकती है, विचारधारा भी कही जा सकती है। तो देखिए इनका मानना है कि ईश्वर ही सर्वोच्च है, यानी कि उससे बड़ा और कोई नहीं है। ईश्वर जो है उसके सामने सब छोटे हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सब जो है ईश्वर के सामने छोटे हैं, ईश्वर ही सबसे ऊपर है। और फिर इनका मानना है कि जो प्रेम और भक्ति से हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर की पूजा कर सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है और इससे आपके पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये इनका मानना है कि सादा जीवन शैली अपनाकर ही हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। यानी कि ऐसा विलासितापूर्ण जीवन नहीं जीना, हमें सादा जीवन जीना। और ऐसा तो चाहे बौद्ध धर्म देख लो चाहे जैन धर्म देख लो, तो वहाँ पर भी ऐसी ही बात है। अब देखो इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब लाने का एक विधि होती है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और गरीब और मजदूर गरीब और जरूरतमंद है उनकी जो क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ऐसे इनका मानना है। और इनका मानना है एक इंपॉर्टेंट एक और इसका है जो इसे अलग करता है बाकियों से, इसका मानना है कि एक पीर का अनुसरण करना चाहिए। अब जैसे पीर बाबा आपने सुना होगा, तो ये जो है इसी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। तो एक पीर होना चाहिए, एक ऐसा गुरु होना चाहिए जिसे ये पीर कहते हैं, जो क्या करता है, हमें गाइड करता है ईश्वर तक पहुंचने में। ऐसा इनका मानना है कि जो हमें सही मार्ग दिखाता है ईश्वर तक पहुंचने में। तो आई थिंक अभी आप सूफीवाद जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है। तो देखो अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में दो। आपकी जो कमेंट बॉक्स है इसमें आंसर जो है भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जामिनर देखता है ऐसे मैं आप सभी कमेंट देखती हूँ और आप सभी कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो आपका भी फर्ज है कि मैं जो आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर रही हूँ तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हुए चले। देखिए 1857 का विद्रोह मेरठ में कब शुरू हुआ। तो यहाँ पर मेरठ पूछा गया है, आपसे दिल्ली पूछा जा सकता है कि दिल्ली में कब हुआ स्टार्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना मेरठ और दिल्ली दो अलग अलग जो हुए हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है। तो ये मेरठ में पूरा हम देखेंगे अभी कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ। बट यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो है 1857 का जो विद्रोह है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि 1857 का रेवोल्यूशन बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे उससे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हमें जैसे नेतृत्व किसने किया, इस तरीके से पूछ लिया जाए, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, इसका नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था। ठीक है, और अगर झांसी से किसने किया, आपको बताओ झांसी से झांसी की रानी ने किया। तो नेतृत्व वाले क्वेश्चन बनते हैं और ये एक सेपरेट वीडियो में आपको कवर करवाया जाएगा नेतृत्व वाला, क्योंकि वो इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी कि फिर ये पूरी क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएंगे। तो अभी बेसिकली हम बस ये देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई और ये दिल्ली तक कैसे पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ है वो मेरठ में कब स्टार्ट हुआ है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है 10 मार्च 1857 में, दूसरा ऑप्शन है 18 मई 1857, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 10 मई 1857 एंड फोर्थ ऑप्शन है 18 जून
1857। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो मेरठ में हुआ था उसका जो है आपका कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट हुआ था। अगर हम यहाँ पर कहें कि दिल्ली में कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, दिल्ली पूछ लिया जाए तो दिल्ली में कब स्टार्ट हुआ, आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में आपका 12 मई को हुआ है स्टार्ट। 1857 में 12 मई को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। या फिर ये कहा जा सकता है मेरठ से जो है ये जो विद्रोह स्टार्ट होता हुआ दिल्ली कब जाकर पहुंचा, तो 12 मई 1857 को जाकर पहुंचा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसका ये थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने सही आंसर ही लगाया होगा। अगला देखो यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा तो 1857 का जो विद्रोह है ये क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है पहला विद्रोह रहा है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, क्योंकि 1600 में जब सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो केवल व्यापार करने के लिए आई थी, पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से जो कंपनी है वो व्यापार के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमने अपनी सत्ता उन्हें दे दी या फिर उन्होंने हमसे छीन ली, कुछ भी कहा जा सकता है। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि जो भारत है उसे अपना गुलाम बना लेती है और वहाँ पर राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर अपना जो कंट्रोल है वो पूरा जमा लेती है, सैनिक तौर पर हर तरीके से अपना कंट्रोल जमा लेती है। तो ये जो कंट्रोल होता है कब से स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूं, प्लासी का जो युद्ध है ये एक इंपॉर्टेंट युद्ध रहा है, जिसके बाद जो है जो शासन है वो क्या है, ब्रिटिश की रानी के हाथ में चला जाता है। तो ये जो शासन था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, पूछा जाता है कई बार, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्लासी के युद्ध का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद 100 साल हो गए हैं, देखो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1857 में फिर हमारे भारतीय जो जनता है उसने विद्रोह किया था। तो 100 साल के बाद विद्रोह किया भारतीय जनता ने, पहला विद्रोह कहा जाता है। और भारतीय जनता को ऐसा लग रहा था कि अब जो है अब ये ब्रिटिश यहाँ से भागी जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से भाग जाएगी, हम इन्हें भगा देंगे, और ऐसी सिचुएशन हो भी गई थी। पर एंड में जाकर क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दोबारा से कंट्रोल पाने में क्या है, एक तरीके से सक्षम हो गई थी। तो इसे पहला विद्रोह कहा जाता है, और कई तो इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम भी यहीं से स्टार्ट हो गया, ऐसा मानना है। पर पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है, क्यों, रीजन पूछा जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो देश है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ था, केवल उत्तर का जो था हमारा इलाका वही इन्वॉल्व हुआ था, पूरा का पूरा देश इन्वॉल्व नहीं हुआ था। और 1857 के विद्रोह क्यों ये असफल रहा, इसके पीछे भी कई मतलब रीज़न है। क्या क्या रीज़न है कि जैसे कि एकदम से विद्रोह स्टार्ट हो गया, क्या प्लानिंग इनकी ये थी कि बाद में स्टार्ट करेंगे, पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि इन्हें एकदम से स्टार्ट करना पड़ा, तो जिससे बाकियों को नहीं पता चला, ठीक है, इस तरीके से था। और इसे बहुत अच्छे तरीके से जब हम समझेंगे तो सारी बातें समझ लेंगे। अब देखो जो भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध है वो 10 मई 1857 को हुआ था, मेरठ में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इसके साथ साथ ये विद्रोह बेसिकली जो है सेना के जो सिपाही हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। धीरे धीरे इसमें जो क्षेत्र में जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था वहाँ पर और बाकी लोग भी जुड़ते चले गए। पर तत्कालिक कारण की बात करें 1857 का, जो बिल्कुल रिसेंट का जो रीज़न रहा है कि जिसकी वजह से ये 1857 का जो विद्रोह है या क्रांति है वो स्टार्ट हुई थी, वो ये थी कि जो सेना रही है, सेना को कारतूस दिए जा रहे थे, और ये अफवाह फैली हुई थी कि ये जो कारतूस हैं ये क्या है, गाय और सूअर के मांस के हैं। अब सेना में कौन शामिल था, हमारे भारत देश में हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो बहुसंख्या में थे, तो वही शामिल थे सेना में, ठीक है। तो इस वजह से मुस्लिम के लिए जो सूअर का मांस होता है बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल भी नहीं टच करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से गाय का मांस जो है हिंदुओं के लिए बड़ा वो है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों भड़क गए, ठीक है, जब धर्म पर बात आई तो भड़क गए, और इस वजह से इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम जो कारतूस हैं उसे कारतूस जो है हम नहीं करेंगे, राइफल जिसे कहा जाता है वो राइफल हम यूज़ नहीं करेंगे, उसे दांत से छीलना पड़ता था। तो ये रीज़न था। अब देखो 1857 का जो युद्ध रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, चर्बी वाले जो कारतूस है, सैन्य जो शिकायतें हैं वो आ रही थी, अफवाह फैल रही थी। अब इस कारतूस का क्या नाम था, मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती जा रही हूँ उसका आंसर फटाफट आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ऐसी सिचुएशन हो गई, तो इसके बाद क्या हुआ, जो मार्च 1857 है उसमें बैरकपुर में एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, और मंगल पांडे को कौन नहीं जानता है। तो मंगल पांडे ने कारतूस का जो उपयोग है यानी कारतूस को छीलने से साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। और भी रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध है वो स्टार्ट हो रखा था, तो जो सिपाही है हमारे देश के यानी कि जो ये सेना में जो भर्ती हो रखे थे उन्हें क्या करा जाता था, प्रथम विश्व युद्ध में बाहर भेजा जाता था। और ऐसा माना जाता था
कि उन्हें क्या है समुद्र के इलाके से भेजा जाता था। और ऐसा माना जाता था, हमारे जो भारतीय जो विचारधारा थी उसमें ये था कि जो व्यक्ति समुद्र को पार कर लेता है वो अच्छा नहीं है, इस तरीके से ऐसे विचारधारा थी कुछ। तो इस वजह से ये भी कई रीज़न रहे हैं जिस वजह से ऐसा हुआ। और इसके साथ साथ 1857 का विद्रोह के पीछे ये भी रीज़न रहे हैं, जैसे जो सती प्रथा है वो ख़त्म कर दी थी इन्होंने, और विधवा विवाह दोबारा से स्टार्ट कर दिया था मतलब दोबारा से नहीं, मतलब विधवा जो है विवाह कर सकती है, ऐसा कानून पास कर दिया था। और साथ साथ ये जो है जो इंग्लिश वगैरह है वो भी पढ़ाने स्टार्ट कर रहे थे। तो इससे ऐसा लग रहा था कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं खतरे में है, भारतीयों को ऐसा लग रहा था। तो काफ़ी रीज़न रहे हैं, पर तत्कालिक रीज़न तो कारतूस वाला ही रहा है। अब देखो मुझे बताओ, विधवा विवाह जो है अब उसको लेकर कानून कब बना कि विधवा विवाह हो सकता है, उसको लेकर कानून कब बना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अब देखो मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने बिल्कुल इग्नोर मतलब मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें जो है फांसी देकर उन्हें जो है लटका दिया गया था, फांसी पर मार दिया गया था। ठीक है, तो 9 मई 1857 को फिर इसको लेकर एक्शन किया, क्योंकि भाई मंगल पांडे को मारा गया है। तो जो और सैनिक हैं उन्होंने 85 जो मेरठ के सैनिक हैं उन्होंने जो 9 मई अगले ही दिन क्या किया, ये कह दिया कि हम नहीं करेंगे इसका यूज़, बिल्कुल भी इनकार कर दिया साफ। और इसके बाद क्या है, उनको पकड़ लिया गया। ठीक है, और 10 साल के लिए उन्हें जो है कैद की सज़ा दे दी गई। अब ये तो हद हो गई, कोई विद्रोह करेगा उसके बाद भी जो है उन्हें इसी सख्ती से कभी किसी को मार दिया जा रहा है, कभी किसी को कैद में डाल दिया जा रहा है। तो इसको लेकर एक बड़ा विद्रोह हुआ, और वो जो स्टार्ट होता है हमारा 10 मई 1857 को होता है। और वो जाते हैं, सबसे पहले जो जेल है वहाँ पर जाते हैं, अपने जो सैनिक भाई हैं उन्हें बचाते हैं, लेकर आते हैं वापस, और इस विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। और 12 मई 1857 को जाकर दिल्ली पहुँचते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो विद्रोह है इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं क्योंकि इसमें सिपाही इन्वॉल्व थे मोस्टली। और इसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है, या फिर महान विद्रोह भी कहा जाता है। और इसके साथ 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है, जैसे हमें पता ही है। और भारतीय विद्रोह इसके साथ साथ स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी इसे कहा जाता है। कई जो ऐसे हैं वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध रहा है। और इसके टाइम पर जो वॉयसरॉय रहे हैं वो कौन रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग रहे हैं 1857 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक मोस्टली चीज़ यहाँ पर हमने कवर की है, नेतृत्व वाली जो चीज़ है वो हम एक जो सेपरेट वीडियो होगी उसमें ही कवर करेंगे। अब देखो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी लग रही हो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जैसे मैं हमें आप सभी को हमेशा कहती हूँ। अब देखो आप कोई काम करते हो, उसकी आपकी प्रशंसा की जाती है तो आपको अच्छा लगता है। इस तरीके से मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो और लाइक करते हो। कहीं पर कोई कमी रहेगी तो सजेशन भी दे सकते हो, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर शक्तियों के प्रतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो शक्तियों का जो प्रतिकरण, शक्ति के प्रतिकरण का मतलब है कि जो शक्ति है उसे क्या है बांट दिया जा रहा है। जैसे जो पावर है वो एक जगह न रख कर उसे क्या अलग अलग उसमें बांट दिया जा रहा है, इसे शक्ति के प्रतिकरण कहा जाता है। तो इसके अवधारणा किसने दी है ये भी यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू है, दूसरा मैं किया देखो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू ने ही दी थी इसकी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये जो अवधारणा शक्ति प्रतिकरण का यानी कि शक्ति को बांट कर, जिसकी वजह से तानाशाही ना हो, किसी एक के पास सारे की सारी शक्ति ना आ जाए, सारे की सारी पावर ना आ जाए, जिससे जो है वही महान बन के बैठ जाए और जो वो चाहे वो वैसी सारी चीज़ें हों। तो ये जो चीज़ है इससे प्रभावित फ्रांस भी हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में इस चीज़ को अपनाया गया था। जैसे हमारे भारत में अभी क्या है, भारत में किया जाता है कि जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनको जो है शक्ति का प्रतिकरण किया गया है। ठीक है, बांटी गई हैं शक्तियाँ और कंट्रोल भी है। ठीक है, इस वजह से तो ये जो है शक्ति के प्रतिकरण की अवधारणा में मॉन्टेस्क्यू से मिली थी। अब देखो दोनों ध्रुवों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो काल्पनिक रेखा जो है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली कौन सी है। पहला समांतर, दूसरा देशांतर, तीसरा अक्षांश और चौथा उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है। देखो हमारा जो ये वर्ल्ड है इसमें क्या होता है कि जैसे जो ये ग्लोब है उसके थ्रू हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं अपनी पृथ्वी की। तो इसमें क्या है कि जो काल्पनिक रेखाएं बनाई हुई है, और इसमें हमसे पूछा गया दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है। तो दोनों ध्रुव, इसमें आपको बात ध्यान रखनी है। देखो ये जैसे कि पृथ्वी है हमारी, तो ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा क्या है दक्षिणी ध्रुव हो गया। इनको मिलाने वाली रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि खड़ी रेखाएं इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूड रेखा ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ठीक है, और इसमें एक दो बातें और हमें ध्यान रखनी है। एक तो ये देखो ये वाला जो है इसमें हमारी जो ये हमारी इक्वेटर होती है, और इसके बाद इस तरीके से जो रेखाएं इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से जो रेखाएं हैं ये हमारी
ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, अक्षांश रेखाएं। और इन्हें जो है हम लैटिट्यूड भी कहते हैं, लेटी हुई रेखाएं होती है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो वैसे। तो इसमें जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती हैं इस तरीके से, वैसे वैसे क्या होती हैं, ये छोटी होती चली जाती हैं। देखो ये वाली रेखा अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली जो रेखा, ये वाली जो रेखा है ये बड़ी है, इसके बाद यहाँ पर छोटी है, इसके बाद और छोटी होती जा रही है, और सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि जो ये ध्रुव होते हैं यहाँ पर जाकर तो बिल्कुल मिल जाती हैं आपस में, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो तो क्या रहता है, वो तो इक्वल रहता है, ठीक है, बट ये जो है छोटी होती चली जाती है। ये बात आपको इसकी विशेषता ध्यान रखनी है। अब देशांतर की बात करते हैं। देशांतर में क्या होता है कि ये जो हमारी यहाँ पर, ये देखिए, ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या है, वो कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, पर ये क्या है, ये इनकी जो लंबाई होती है वो बिल्कुल इक्वल रहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गए, ऊपरी ध्रुव पर और निचली ध्रुव में जाकर मिल जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो देशांतर हैं उनकी विशेषता देखेंगे, जैसे मैंने बहुत सारी तो आपको बता ही दी अभी। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम देशांतर कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये जो होती है इसमें, इसे हम डिग्री में मापते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये देशांतर रेखाएं जो हैं इनके बीच की जो दूरी है उसे हम डिग्री में मापते हैं। और ये जो है इसको टाइम डिसाइड करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसमें जो टाइम डिसाइड किया जाता है वो टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है हम मतलब अलग से जो क्वेश्चन आता है वो करेंगे। यहाँ पर जो टाइम डिसाइड किया जाता है उसे एक देशांतर रेखा ऐसी मानी गई है कि उसे जो है प्रधान यामोत्तर कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। और ये देशांतर रेखा ही है जो कहाँ पर है, ग्रीनविच में है। ब्रिटिश की वेधशाला जो है ग्रीनविच उसमें है, ठीक है। तो इसको, इसके इस साइड जो है पूर्व होता है, ठीक है, और इसके इस साइड जो है पश्चिम है, और इसके इस साइड जो है हमारा भारत आता है। और वो क्या है, 5.5 हमारा जो है अंतर रहता है टाइम में, ठीक है, 5.5 घंटे अंतर रहता है टाइम में इस यामोत्तर रेखा से। इसको एक मध्यम मानकर जो है, इसको एक मीडियन मानकर हम जो करते हैं टाइम का डिसाइड करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जो ध्रुव हैं उनके तरफ जाते जाते ये क्या हो जाती है, घटती चली जाती है और इनकी समान लंबाई रहती है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि नवीकरणीय जो संसाधन है वो यहाँ पर कौन सा है, हमें ही बताना है। पहला सौर ऊर्जा है, दूसरा पेड़ों की कटाई, तीसरा है डीजल का उपयोग, चौथा जानवरों को मारना। देखो नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले संसाधन होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं हम उसे बहुत अच्छे तरीके से और कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो उस ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जो हम क्या है, जो हम अगर सही से उपयोग नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हमारा क्या हो जाए, पेट्रोल है, हमारा डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सारे क्या है, ये हमारे अनवीकरणीय संसाधन हैं और इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल आपका यहाँ पर सौर ऊर्जा हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो सौर ऊर्जा है ये हमारे सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो होती है सौर ऊर्जा। तो ये कभी ना खत्म होने वाली। अब देखो आज आपने जो सौर ऊर्जा है, सोलर लगाए रखते हैं अपने घर के ऊपर, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई आपने, यूज़ की इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा तो नहीं अगले दिन सूरज की रोशनी कम हुई मिलेगी हमें, नहीं, अगले दिन फिर से उतनी ही हम जो ऊर्जा है सूरज की पा सकते हैं। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है। अब इसे और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं हम। देखो जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें हम भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इन्हें दोबारा से उत्पन्न भी कर सकते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ क्या है, ये जो है ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होते हैं। इसमें जो है हमारी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वन, जल, वन्य जीव, ये जो है ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ईजी लगता है हमें और कई बार हम इसमें गलती कर जाते हैं और ये क्वेश्चन आता भी है आपका। अब देखो अनवीकरणीय योग्य संसाधन जिसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, उसमें आपका क्या आता है, उसमें ये सारे आते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया आपका, ठीक है, कोयला वगैरह हो गया, सारे के सारे आते हैं। तो ये जो है ये ऐसे संसाधन होते हैं जिसे हम लंबे टाइम के लिए अगर हम ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे और इन्हें बनने में, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक है अधिक जो बार प्रयोग के पश्चात ये समाप्त हो जाते हैं, यानी कि एक बार यूज़ किया तो समाप्त हो जाएंगे, फिर एक से ज़्यादा बार यूज़ किया तो वो समाप्त हो जाते हैं, यानी कि इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें हमारे खनिज, जीवाश्म ईंधन, धातु, कोयला, पेट्रोलियम ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, आपको ध्यान रखना है। मिश्रित का मतलब ही होता है मिला हुआ। तो इसमें क्या होता है, इसमें समाजवाद प्लस में आपका जो पूंजीवाद होता है वो ऐड होता है, दोनों के दोनों।
इसे हमारे भारत ने अपना रखा है। देखो जैसे अमेरिका ने क्या अपना रखा है, यूएसए जैसे कहते हैं हम, तो उसने पूंजीवाद को अपनाया हुआ है। समाजवाद कौन फॉलो करता है, जैसे कि चीन हो गया, ठीक है। और उस टाइम पर यूएसएसआर था जिसे हम सोवियत संघ कहते थे, अब उसका विघटन हो चुका है, 1991 में हो गया था उसका विघटन। तो समाजवाद भी अपना रखा है इंडिया ने और पूंजीवाद भी, दोनों की जो विशेषताएं हैं वो अपना रखी है। समाजवाद में क्या होता है कि जो सामाजिक कल्याण है उस पर ध्यान दिया जाता है, और पूंजीवाद में क्या होता है कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसका उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, कैसे ना कैसे करके प्रॉफिट कमाया जाए, और ये जो होता है प्राइवेटाइजेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। और यानी कि प्राइवेट हाथों में होती हैं जो पावर होती है पूंजीवाद में। तो ये चीज़ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो सब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जब दोनों मिल जाते हैं तो ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संविधान समवर्ती सूची में किसी विषय की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान है। तो समवर्ती जो सूची आपको पता होगा 3 सूचियां हैं जिसमें जो है सरकार का जो काम का विभाजन किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची है, और तीसरा है समवर्ती सूची। हमारा जो संघ सूची है उसमें केंद्र से संबंधित जो मुद्दे हैं वो लिखे गए हैं, किन पर जो केंद्र कानून बना सकती है ऐसे विषय लिखे गए हैं, ठीक है। और फिर आती है हमारी राज्य सूची जिसमें ये बताया गया है कि किन पर जो है राज्य कानून बना सकती है। इसके बाद हमारा जो है समवर्ती सूची जिसमें क्या केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है कानून का निर्माण करते हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि जो विषय कार्यकारी शक्ति होती है वो किसके पास होती है। तो इसका आंसर आपका राज्य सरकार होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला, इसके बारे में देखते हैं। समवर्ती जो सूची है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो ये देखिए इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 52 जो रहे हैं, 52 अभी वर्तमान में विषय हैं, पर अगर हम मूल रूप से देखें तो 47 विषय थे मूल रूप से। यानी कि जब संविधान बना था तो 47 विषय थे और अब जो है 52 विषय हैं। ये ध्यान रखना है आपको, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है और वही चीज़ें बताई गई हैं। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एक विषय दे दे, जैसे कि एजुकेशन दे दिया, वो कौन से उसका है, ठीक है, कौन से उसमें शामिल होगा, समवर्ती में होगा, संघ सूची में होगा, राज्य सूची में होगा। तो आपको ध्यान रखना है एजुकेशन को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। संघ सूची में आपके 100 विषय वर्तमान में है और मूल रूप से जो है 97 थे। जब हमारा संविधान बना था तो 97 विषय जोड़े गए थे। अब देखो राज्य सूची जो है, राज्य सूची में आपके जो है 61 जो विषय अभी वर्तमान में है और 66 जो है मूल रूप से थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन संसद के, और इसके जो विषय वगैरह हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अब देखो निम्नलिखित में से कौन संसद के 2 सदनों की जो बैठक है, संयुक्त बैठक जो है वो बुलाता है। आपको ध्यान रखना है। पहला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है अध्यक्ष, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा जो है राज्य के सभापति और चौथा है लोकसभा के अध्यक्ष। तो अगर यहाँ पर हमें अध्यक्षता कौन करता है, ये नहीं पूछा गया कि कौन बुलाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो वो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। बस एक धन विधेयक को छोड़कर अगर किसी भी मामले में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर आनाबानी हो जाती है तो उस टाइम पर जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ठीक है। तो संयुक्त बैठक का आह्वान कौन करता है, अगर ये पूछा जाता है तो राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है, 108 आर्टिकल के तहत। जो 108 वाला हमारा आर्टिकल है उसके तहत करता है, और ये आर्टिकल वाले जो क्वेश्चन है उसमें पूछ भी लिया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है, पहला ऑप्शन है अध्यक्ष, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यसभा के सभापति और चौथा है लोकसभा के अध्यक्ष। अब कई बच्चे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे, अध्यक्ष देखते ही अध्यक्ष, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अध्यक्ष में हमें ये नहीं बताएगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष करता है या फिर लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये हमारा आंसर जो है प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में देखो, जो राष्ट्रपति होता है वो क्या संयुक्त बैठक बुलाता है, यही चीज बताएगी कौन से आर्टिकल के तहत बुलाता है, 108 वाला जो आर्टिकल है उसके तहत बुलाता है। संयुक्त बैठक के ऊपर जो है अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष जो है अगर वो ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, यानी कि अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है, अध्यक्ष उपस्थित नहीं है संसद में, तो उस टाइम पर उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। और अगर मानो लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा पर आ जाएंगे, फिर हम राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष नहीं राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ठीक, अध्यक्षता। अब मानो इन दोनों में से भी कोई नहीं है तो फिर कौन करेगा, फिर जो है कोई भी जो व्यक्ति ऐसा चुन लिया जाता है, जो संसद होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं यानी कि जो सांसद है, उनके बीच में से कोई भी ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है जो क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है, जिसको लेकर दोनों जो सदन है वो सहमत होते हैं, उस व्यक्ति को चुन लिया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो कम आबादी वाला राज्य पूछा गया है हमसे यहाँ पर।
तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम जो है इसका कम आबादी वाला राज्य है, और इसे मैंने अभी आपका जो क्लास ली थी, आई थिंक सेकंड क्लास ली थी, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है 2011 की जनगणना का करवा दिया, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए आगे, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये टॉपिक आपका, और इकोनॉमिक्स से जो क्लास 9 थी उसमें इसके बारे में बताया गया है, और हमें डिटेल में करना जो भी एनसीईआरटी बुक में बताया गया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज को किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। तो पूर्ण स्वराज जो है, आपको ध्यान रखना है, पूर्ण स्वराज जो है, जो लाहौर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस ने अधिवेशन किए थे जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हमारा, तो कांग्रेस ने लगातार अधिवेशन किए 1929 में, 31 दिसंबर 1929, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 में जो है इन्होंने जो है एक लाहौर अधिवेशन किया था पंजाब में। तो उस लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी कि हमें पूर्ण रूप से जो है स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और इसको लेकर जो है इसकी अध्यक्षता पहला एक ऐसा युवा था जिसने जो है कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, और ये हमारे फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, आपको पता होगा, और विदेश मंत्री भी पहले हमारे कौन बने, यही बने, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और इसके बारे में और अच्छे तरीके से देखते हैं। देखो 31 दिसंबर 1929 में क्या हुआ था, जो लाहौर अधिवेशन है वो किया गया था पंजाब प्रांत में, यानी पंजाब राज्य में जो लाहौर है वहाँ पर किया गया था, और ये जो है पूर्ण स्वराज जो है इसकी घोषणा पत्र है वो किया गया था इसके अंतर्गत, और यही चीज़ बताई गई, और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें जो है यहाँ पर बताई गई है हमें, तो लाहौर अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल थी ये बात आपको ध्यान रखने, जैसे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया कि हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश है उसने ये बात नहीं मानी कि पूर्ण स्वराज दे दे हमें, ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दे, तो हम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, ये बात थी। पूर्ण स्वराज जो है कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया कि अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ जो कांग्रेस में जो रहे हैं उन्होंने जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको लेकर भी जो है कदम उठाए कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, और इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि जो 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, एक प्रथम स्वतंत्रता जो दिवस है उसके रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बात कहाँ से उठी थी, इसी के अंतर्गत से उठी थी, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप सभी के लिए जो ये वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होती है, और आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप सभी क्या कर सकते हैं, बस आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और साथ ही साथ क्या करना है आपको, साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ प्लेलिस्ट को चेक करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।